तो प्यारे छात्रों, हम चलते हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 में। और जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ लिया है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का ये कक्षा 10वीं का हमारी एमपी बोर्ड की बुक है। मैं बुक दिखा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको अपने बुक से क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे आपको हल मिलेगा और क्वेश्चन मैं बोलूँगा। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 से हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 2 से हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि पूर्णांकों के हमारा ये क्वेश्चन दूसरा का पहला में क्या दिया है, 26 और 91। 26 और 91 दिया है। तो इसमें क्या बोला है कि इनकी जो संख्याएं दी हुई है इनका हम गुणा करेंगे। जैसे 26 से 91 दिया हुआ है तो इसका गुणा करेंगे और इसका एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर जो हमको संख्याएं दी हुई हैं वो हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका हल करेंगे हम। हल इसका करेंगे 26 और 91 का। सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 26 और 91 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 26 और 91 का। तो यहाँ 26 को काटेंगे और 91 को काटेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13। और 91 किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, 13 सते 91, 13 एकम 13। इस प्रकार से 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 13 हुआ और 91 का क्या हुआ, 7 गुणे 13 हुआ। इसका एचसीएफ क्या होगा, 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, एचसीएफ और एलसीएम यानी कि जो जैसे हमारी 13 है संख्या है, ये दोनों संख्याओं को काट देगी, यानी कि वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो हमारा एचसीएफ होता है। और जो हमको संख्याएं प्राप्त होती हैं दी हुई संख्या से ये पूरी तरह विभाजित हो जाए वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। एचसीएफ यानी इस संख्या को काट देगा, एलसीएम यानी जो हमारा एलसीएम होगा इस संख्या से कट जाएगा। एलसीएम कटा जाएगा और एचसीएफ काट देगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, दोनों में हमारा जो कॉमन रहता है। सबसे पहली सटीक बात आप समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जिसमें सभी का कॉमन रहेगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ हमारा 13 होगा और एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। 2 गुणे 7 गुणे दोनों में 13 है तो एक बार लिखेंगे 13। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 सत्ते 14 और 14 गुणे 13 करेंगे। यहाँ पे 3 चौको 12 की 2, हाथ के 1, 3 एकम 3, 1 4 और 1 चौके 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8 1। क्या हुआ, ये 182 हमारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें हमको दो संख्याएं दी हुई हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम दो संख्याओं का प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दी हुई हमारी दो संख्या कौन कौन सी हैं, 26 गुणे, यहाँ पे आपको दिखेगा 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ क्या दिया है हमारा, 13 गुणे 182। तो हल करेंगे इसको, 26 गुणे 91 करेंगे, 26 गुणे 91 करेंगे। 26 एकम 26, 9 छक्का 54 की 4, हाथ के 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, कितना आ गया, 6 4 2 6 3, 2366। और 182 गुणे 13 करेंगे, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 की 4, हाथ के 2, 3 एकम 3 2 5 और 182 एकम 182, 6 4 2 6 8 5 13 3, हाथ के 1 1 2, 2366 दोनों में आया।
ये हमारा क्या हुआ, इति सिद्धम। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92, इसका हम हल करेंगे। 510 और 92 का हल करेंगे प्रश्न अनुसार, और आप लोगों को बुक में देखते जाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ये हमारा दूसरा है। तो 510 का को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको अभाज्य गुणनखंड हल करेंगे इसका। तो 510 का ज्ञात करेंगे, 2 से 510 क्या है और क्या है, 92 है। तो 510 को हल करेंगे, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर ये कटेगा किससे, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 1 बचा 3 पचे 15। फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, बचा कितना 3, 5 सते 35, 17 एक कम 17। अब 92 कटेगा 2 से, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 23 अभाज्य संख्या है, 23 एक कम 23। तो 510 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलता है। कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। और एलसीएम क्या होगा, ये 2 कॉमन मिला है तो 2 को इसको एक बार लिखेंगे, फिर 1 2 हमारा अलग से बच जाता है, इसको लिखेंगे, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 17 आता है, फिर 23 आता है। हमारा एलसीएम हुआ, एलसीएम का गुणा करेंगे हम, तो 2 दूना 4, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, 60 गुणे 17 गुणे 23 करना है। सबसे पहले 60 गुणे 17 करेंगे, 0 0 7 छंग 42 की 2, हाथ के 4, 6 कम 6 4 10, 0 2 0 1। कुकुर किसी कारणवश थोड़ा हम रुक गए थे, तो देखेंगे अब ये 60 गुणे 17 किए, फिर बचा क्या 23 का गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 एक कम 3, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2, क्या हुआ 0 6 4 3 2, 23,400 23,460। फिर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्नानुसार हम करेंगे, इसको क्या करना है, प्रूव करना है, इसकी जांच कीजिए। तो प्रूव करेंगे हम 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 2 संख्या हमारी कौन कौन सी दी हैं, 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ क्या है हमारा, 2 गुणे 23,460। तो 510 गुणे 92 करेंगे, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2 पंचे 10, 9 शून्य 0, 9 एक कम 9, 9 पचे 45। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है जिसमें पेपर में गलत ना हो। 0 2 9 5 1 6, 46,920, 46,920। फिर क्या है 23,460 गुणे 2 करना है, तो इसको कर देंगे यहीं से, 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 2, हाथ के 1, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। ये भी क्या है हमारा इति सिद्धम। फिर इसी का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 336 और 54 दिया है, 336 और 54 दिया है, तो इसको थोड़ा साफ कर लें इधर का। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे हम इसी का तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्या दिया है हमारा,
336 और 54 दिया है। 336 और 54, तो इसका हल करेंगे हम। 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 336 और 54 का। तो 336 का यहाँ से ज्ञात करेंगे हम। 336 का ज्ञात करेंगे, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, क्या आया? 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, गुणे 3 गुणे 7। फिर क्या है हमारा? 54 है। 54 भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिकाई 9, 3 एक कम 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार हमारा क्या है? 3 है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये 4 बार है तो 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3 की पावर 3। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2 एक बार मिल रहा है, दोनों में हमको सबसे छोटी घात को लेते हैं। 2 एक बार है, 2 गुणे 3 कितनी बार मिल रहा है? इसमें 3 एक बार है, 2 3, एचसीएफ हमारा 6 हुआ। और एलसीएम में सबसे बड़ी घात को लेते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7। एचसीएफ में सबसे छोटी घात को लेते हैं जो कॉमन रहता है दोनों में, और एलसीएम में सबसे बड़ी घात को लेते हैं। 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या होगा? 16 गुणे 3 तिकाई 9 त्रिक 27 गुणे 7। तो इसको गुणा कर लेना है, 16 गुणे पहले 27 का करेंगे, 7 छंग 42 की, 2 हाथ के 4, 7 एकम 7 4 11, 2 छक्का 12, 2 हाथ के 1, 2 एकम 2 1 3 2 2 1 3 1 4 गुणे 7 करेंगे, 7 दूना 14, 4 हाथ के 1, 7 त्रिक 21 1 22 की 2 हाथ के 2, 7 चौक 28 2 30। कितना आया हमारा? एलसीएम हमारा कितना आया? 3024 आया। अब हमको प्रश्नानुसार करना है, इसको जांच करना है। 2 संख्याओं का, दी हुई संख्याओं का गुणनफल, यानी लिख सकते हैं आप संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं अगर संख्याएं हैं तो। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 2 संख्या हमारा क्या है? 336 है, और एक क्या है हमारा? 54 है, बराबर ये क्या है? 6 गुणे 3024 है। तो 336 का 54 से यहाँ हम गुणा करेंगे, 336 है, 336 गुणे 54, 6 चौको 24 की 4 हाथ के 2, 4 3 12 2 14, 4 हाथ के 1, 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30 की 0 हाथ के 3, 5 3 15 3 18 की 8 हाथ के 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 1 1 हाथ के 1, 6 1 7 1 8 1, 18,144, 18,144 से फिर हमारा क्या आता है? 3024 गुणे 6 करना है। 6 चौके 24 की 4 हाथ के 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 त्रिक 18, 18,144, 18,144। ये भी हमारा क्या है? इति सिद्धम। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसी में हम चलते हैं, अभी हमारा जगह बचा हुआ है शेष, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। मैं साइड हो जाता हूँ और मैं चलता हूँ फिर इस पे, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 2 को अलग डिवाइड कर देते हैं। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन? क्या बोलता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ, तो कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन दिया है?
12 15 और 21, 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 15 का ज्ञात करेंगे, 21 का ज्ञात करेंगे। तो 12 का यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 में इसको कर सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 गुणे 5, और 21 का हो जाएगा 3 सते 21, 3 गुणे 7। तो इसमें हमारा कॉमन सभी में क्या है, हमारा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 3 है। एचसीएफ हमारा क्या होगा, इसका एचसीएफ हमारा 3 होगा। और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ी घात लिया जाता है 2 की पावर 2 का स्क्वायर है, 3 एक बार है, 5 है, 7 है। तो एचसीएफ हमारा क्या है, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 हो जाएगा, 7 शून्य 7 छंग 42, 420 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ये हमारा तीसरा का पहला है। तो दूसरा नंबर पर क्या आता है हमारा क्वेश्चन, 17 23 और 29 है। 17 23 और 29 है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 23 का निकालेंगे, 29 का निकालेंगे। तो ये हमारी सभी अभाज्य संख्या है। तो 17 को लिख देंगे 1 गुणे 17, 23 को 1 गुणे 23, 29 को 1 गुणे 29। इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा, सभी में हमारा 1 कॉमन है, ये हमारी अब सभी अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ हमारा 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29 हम सभी का गुणा कर देंगे। तो यहाँ 23 गुणे 17 करेंगे, क्या है 7 3 21 की 1, हाथ के 2, 7 दूनी 14, 2 16, 23 एकम 23, 1 6 3 9, 2 1 3, 391 गुणे 29, 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, हाथ के 8, 9 3 27, 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 8, हाथ के 1, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 3, हाथ के 1, 7 3 10 1 11, 11,300 क्या है हमारा, 11,339। तीसरा क्या है, 8 9 और 25। तीसरा नंबर यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तीसरा क्या है, 8 9 और 25, 8 9 और 25 अभाज्य गुणनखंड से हमको उनको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3। 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, यानी 3 का पावर 2, 3 स्क्वायर। 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, यानी 5 का स्क्वायर। इसमें हमें सभी में कॉमन क्या है, कॉमन इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। सभी में गुणे 1 कर देंगे, गुणे 1 कर देंगे, गुणे 1, तो सभी का हमारा कॉमन क्या होगा, 1 होगा। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 9 72 गुणे 25, 5 दूनी 10 की 0, हाथ के 1, 5 7 35 1 36, 2 दूना 4, 2 7 14 0, 6 4 10 की 0, हाथ के 1 4 3 7 1 8 1, क्या हुआ हमारा इसका 1800, 1800। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि एचसीएफ 306 और संख्या हमारी क्या है, ये दो संख्या है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। और ये बोला है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि पीछे मैंने क्या पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। मान लो हम संख्या क्या मान लेते हैं, ए गुणे बी। दो हमारी संख्या है, जैसे मान लो कि ये हम मान लेते हैं 306 को और बी मान लेते हैं 657 को। ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ गुणे एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ हमारा दो संख्या कौन कौन सी दी है, 306 और क्या है 657 दिया है। और हमारा एचसीएफ क्या दिया है, 9 गुणे
एलसीएम। तो इसको पक्षांतरण कर दो। एलसीएम को यहाँ इस प्रकार से करते हैं, समझने में आसानी होगी। 9 गुणे एलसीएम को पहले इधर ले लो, फिर क्या होगा हमारा 306 गुणे 657। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम जो हमको ज्ञात करना है 306 गुणे 657 बटे 9। इसको एक 3 से कट जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूने 6। ठीक, 3 से इसको फिर से काट देते हैं, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12, बचा कितना, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। तो इसको गुणा कर देना है हमको, 657 गुणे 34, 657 गुणे 34। तो 7 चौको 28 की 8, हाथ की 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, हाथ की 2, 6 चौके 24, 2 26, 3 सते 21 की 1, हाथ की 2, 3 पचे 15, 2 17 7, हाथ की 1, 3 छक्का 18 19, 8 2 1 3, 7 6 13 3, हाथ की 1, 9 1 10, 2 12 2, हाथ की 1 1 2, 22,338। हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम बराबर 22,338। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हमको समझने वाली बात यह है कि क्या बोला है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। जो जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मान लो कि कोई प्राकृतिक संख्या n है, संख्या 6 की पावर n क्या बोला है कि यह 0 पर समाप्त होगी। तो इसको मैं पेपर की दृष्टि से थ्योरी को लेकर मैं चलता हूँ, किस प्रकार से हल करना है। ये क्या बोला है कि कोई संख्या 6 की घात n है और क्या वह 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो यदि कोई संख्या 0 पर, कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, कोई संख्या 0 पर समाप्त, कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तो वह संख्या, कोई संख्या अगर 0 से समाप्त होगी तो यानी वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। यानी जैसे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 33, यानी 10 से वो पूरी तरह विभाजित होगी। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो, दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जो 2 और 5 से विभाजित होगी, यानी कि 10 से विभाजित होगी। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 की घाते n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 6 की घाते n का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3 की पावर n, यानी क्या होगा 2 की घाते n गुणे 3 की घाते n। ठीक, तब क्या होगा, 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडन में, 6 की घाते n के अभाज्य, 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला है 5 नहीं है, इसलिए 6 की घाते n
5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की घाते n के गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हमारा इसमें क्वेश्चन क्या बोला था कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। यहाँ पे हमको मेन चीज़ समझने वाली बात ये है कि 6 की पावर n यानी जैसे 6 एकम 6, 6 की पावर 2 गया 6 6 36, 6 की पावर 3 रहता है 36 गुणे 6। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि क्या 6 की पावर n संख्या क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 0 पर समाप्त तभी होगी वह जो 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी 10 से जो संख्या विभाजित होगी वह उसके लास्ट में यानी अंतिम अंक में 0 से वह समाप्त होगी। यानी कि 10 से 2 गुणे 5 यानी 2 पंचे 10, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है 2 गुणे 5। तो 2 और 5 से जो संख्या दोनों से 2 5 से 2 जो संख्या विभाजित होगी वो 0 से समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है 2 गुणे 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसमें हम जो भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। ये हमारी जो संख्या है 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को मैंने पिछली कक्षा में बता दिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और क्या दिया है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 ये हमारी ये दो संख्याएं हैं
बोला है कि व्याख्या कीजिए कि हमारी भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो इसको हमें समझाना है। सबसे पहले हमको लिखना है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक भाजक होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारी 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 2 और 3 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी। इसके ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक भाजक होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याओं के यहाँ पे हल लिखेंगे हम, भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक, भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं। दी गई संख्या हमारा क्या है, दी गई संख्या हमारी क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 धन 1। इसको हल कर दो, 13 लिए तो 11 सत्ते 77 प्लस 1, 13 गुणे 77 1 78। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, 13 गुणे 78 का इसको हम कर देते हैं गुणनखंडन। 2 3 6 2 चौको 8, सॉरी 2 3 6 2 8 16, 2 1 कम 2 2 9 18, 19 से कम 19। तेरह छंग 78, 13 गुणे 13 गुणे 13, इसको और छोटा कर दिए हम। 2 3 6 2 3 6, ये गलत हो गया, सॉरी। 78 का क्या करते हैं, 2 3 6 बचा 2 9 18, 3 1 कम 3 3 तिकाई 9, 13 कम 13। इसलिए 2 गुणे 3 गुणे 13 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 6, इस प्रकार लिख दिए हम। इस प्रकार इसको भी हल करेंगे हम, इसको लिख देंगे इस प्रकार, इस संख्या के दो से अधिक भाजक, इस संख्या के, इस प्रकार इस संख्या के दो से इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक क्या क्या है, 1 6, 6 को इसको 2 और 3 भी लिख सकते हैं, 1 6 13, और ये जो दी हुई संख्या है, ये संख्या है दो से अधिक भाजक क्या है, 1 6 13 ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी हमारी संख्या कौन सी दी हुई है, 7 गुणे 6 गुणे। अब दूसरी दी गई संख्या, अब दूसरी दी गई संख्या हमारी कौन है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 है। तो इसको हल करेंगे, इसमें क्या है, दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 1 का मतलब वही होता है, ये बचा कितना, 1 हुआ। इसका गुणा करो, 7 छंग 42, 42 चौको 4 दूनी 8, 4 चौको 16, फिर क्या आया, 3 आया, 3 8 24 की 4 हाथ के 2, 3 छक्का 18, 2 20 की 0 हाथ के 2, 3 1 कम 3 2 5, फिर क्या आया हमारा, 2 आया, 2 चौको 8, 2 शून्य 0 2 पंचे 10, 1008, 1008 धन 1, क्या आया, 5 गुणे 1009, तो 1009 आया। ये भी हमारा क्या है, इसके हमारे दो निकल गए, क्या भाजक निकल गए। इस प्रकार इस संख्या के दो से अधिक भाजक,
इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक हमारे कौन कौन हैं? 1 है, 5 है, ये हमारा क्या निकल के आया 1009। और ये जो संख्या दी हुई ये संख्या है, ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये हमारा खेल का मैदान है, ये चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर ये यहाँ से सोनिया हमारा स्टार्ट होता है तो कितने मिनट में पहुँचेगा? 18 मिनट में। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट पहुँचता है? रवि को लगता है 12 मिनट में। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। सोनिया भी चले और ये क्या है हमारा, एक रवि भी है, वो भी चले। रवि तो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना पाएंगे, एक ही दिशा में, कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। हमने क्या बताया कि अगर हमारा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ हमारा ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसको काट देगा। एलसीएम हमारा क्या होता है? इन संख्याओं से कट जाता है। तो हमारा क्या होगा? दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा, इसका एलसीएम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर, एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। और वह समय 12 और 18 का क्या होगा? एलसीएम होगा। वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 18 का यहाँ से ज्ञात कर लो। 2 × 18, 3 × 9, 3 × 1 3, 2 × 3 × 3 यानी 2 × 3 का वर्ग। और क्या है? एक हमारा है 12 है, तो 12 का क्या होगा? 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 3, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर × 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा? 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, तो 9 चौक, इस प्रकार 2 दूनी 4 × 3 तिकाई 9, तो क्या हो जाएगा? 3 9 चौक 36 होगा। तो इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हम क्रमशः अपने
सिलेबस पे बढ़ते रहेंगे, 1.2 1.3 जो भी है हमारा पूरे लास्ट तक। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।